वेलकम टू टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी। दोस्तों, हम लोग क्विज के सेशन में देख रहे हैं। आज हम फिर कुछ प्रश्न आपके सामने लेके आए हैं और लास्ट में एक टास्क भी आपसे उम्मीद है कि उसके जवाब आप ज़रूर देंगे और जो प्रश्न हम हल करेंगे उसको ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये प्रश्न संविधान से यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से ही हैं और इस पे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम हल करेंगे और कुछ नए प्रश्न भी आपके सामने दिखाई देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना क्विज का सेशन। पहला प्रश्न है, अगर हम स्क्रीन पे देखें तो पहला प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो इसका जो आंसर है, आंसर नंबर 2। सबसे पहली बार 1892 के अधिनियम में ही भारतीयों को बजट पे बहस करने की, उस पे पूरक प्रश्न पूछने की अधिकार दिए गए थे। हाँ दोस्तों, इसमें देखिएगा कि मत देने का अधिकार शामिल नहीं था, मतलब मत नहीं दिया जा सकता था, किंतु वो चाहते थे तो उन्हें उस पे बहस करने का अधिकार इसमें दिया गया था। इसमें ही पहली बार निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। निर्वाचन शब्द का पहली बार, वो भी प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान शामिल किया गया था। इसमें ही महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया था। बहुत से प्रावधान इसके अंदर शामिल किए गए थे। उसमें एक प्रावधान ये भी था कि जो भारतीय विधान परिषद है वो बजट पर बहस कर सकती है। दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव का जो आधार था वो क्या था? तो इसका आंसर है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। संविधान सभा एक निर्वाचित सदन था और इसके संविधान सभा जो निर्वाचित सदन था उसके विचार को पहली बार अंग्रेजी सरकार ने क्रिप्स मिशन में स्वीकार किया था। क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था, उसमें पहली बार ब्रिटिश सरकार ने एक निर्वाचित संविधान सभा की बात को स्वीकार की थी और संविधान सभा के जो चुनाव का जो आधार था वो कहा गया था कि प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा ही संविधान सभा के सदस्य चुन के भेजे जाएंगे। तो क्रिप्स मिशन में इसे पहली बार स्वीकार की थी ब्रिटिश सरकार ने। तीसरा प्रश्न है, इसमें सूची बी को सुमेलित करना है, जो सही आंसर होंगे उसको मिलाना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि सूची ए जो है उसमें 4 सेक्शंस है और सूची बी में भी 4 सेक्शंस दिए हुए हैं। तो सूची ए में जो पहला है उसमें कहा गया नियंत्रक परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत? नियंत्रक परिषद, जिसे अंग्रेजी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। हम देखते हैं तो 2 संस्थाएं थी जो इंग्लैंड में काम कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था और एक बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स थे। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना इंडिया में की गई थी और कंपनी पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही की गई थी। भारत में कंपनी के जो काम थे उसका अधीक्षण करना, निर्देशन करना, उनको डायरेक्शन करना, सारे अधिकार किसको दिए गए थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। और ये प्रावधान किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। तो हम यहाँ देखें कूट में तो पहले का जो ऑप्शन है वो बी है, इट मीन्स 2 का 1। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो सर्वोच्च न्यायालय की पहली बार जो व्यवस्था की गई थी 1773 अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी और पहला सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया गया था 1773 के एक्ट के तहत। और ये 4 न्यायाधीशों से मिलके बना हुआ था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1, इट मीन्स दूसरे का जो ऑप्शन होगा 1 होगा। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में आने की छूट दी गई थी। तो सबसे पहले जो अंग्रेजी मिशनरी थे, ईसाई मिशनरी थे, उनको भारत में प्रवेश की पूरी तरीके से छूट दी गई थी 1813 में। हम जानते हैं कि 1813 में कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको चीन और चाय पे छोड़ के, चीन और
चाय को छोड़ के पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय को छोड़ के, और कंपनी का जो अधिकार क्षेत्र था उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। और इसी में ही यह प्रावधान किया गया था जो इंग्लिश मिशनरी हैं उसको भारत में आने जाने की छूट होगी, यानी 3 का 3। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में सेकंड में 3 का 3 दिखाई दे रहा है। अगला ऑप्शन है, अगला जो है सूची है उसमें है कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें एक कानूनी सदस्य शामिल किया गया था? तो सबसे अगर हम इसका देखें तो 1833 में गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी उसकी जो परिषद थी उसमें कानूनी सदस्य, एक चौथे सदस्य जो कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था 1833 में। इसमें जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था जो 1813 में चीन और चाय को छोड़ दिया गया था, इसमें कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। मतलब अगर हम देखते हैं तो कंपनी एक प्रशासनिक और राजनीतिक बॉडी बन के रह गई थी 1833 के प्रावधानों के अनुसार पे। तो इसमें कानूनी सदस्य भी शामिल किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। अब है प्रश्न की जो निम्नलिखित में किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो हमने इसको बताया था कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 अधिनियम के तहत 1774 में की गई थी। इसमें 4 न्यायाधीश शामिल किए गए थे। एक मुख्य न्यायाधीश जो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे, और जो 3 अन्य न्यायाधीश थे चाइल्ड, लिमेस्टर और हाइड थे। इस प्रकार 4 न्यायाधीशों से मिलकर 1773 के अधिनियम के अनुसार 1774 में कलकत्ता में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें पूछे जाते हैं कि पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे। उसके बाद 1935 के अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय की दिल्ली में स्थापना की गई थी, उसको भी हम आगे देखेंगे प्रश्नों में। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया था? केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो केंद्र में द्वैध शासन सबसे पहले 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी, यानी 5 का जो आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। आप देखते हैं कि 1919 के अधिनियम में राज्य में यानी प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित की गई थी और केंद्र में द्विसदनी यानी 2 सदन बना दिए गए थे। 1935 के अधिनियम में उसको उल्टा कर दिया गया, प्रांतों में स्वायत्त शासन की व्यवस्था कर दी गई और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। इसके साथ ही साथ 35 के अधिनियम के तहत ही एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई थी और इसमें प्रावधानों में अगर हम देखें तो शामिल था कि जो केंद्र में जो केंद्र की व्यवस्था थी उसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी, लेकिन यह संघ क्या हुआ था, सफल नहीं हो पाया था, जिसका कारण जो प्रांत थे उनकी संख्या जितनी शामिल होनी चाहिए थी वो प्रांतों के शामिल ना होने के कारण वो अखिल भारतीय संघ का गठन नहीं हो पाया था। तो इसी अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारतीय निर्मात्री जो परिषद थी उसमें जो सदस्य आवंटित किए गए थे प्रांतों से उनकी जनसंख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था और इसी योजना के तहत पहली बार संविधान सभा गठित हुई थी। उसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि प्रांतों से चुन के जाने का प्रावधान किया गया था। इसी मिशन में ये प्रावधान किया गया था कि जो संविधान सभा होगी उसकी सदस्य संख्या कितनी होगी? तो कैबिनेट मिशन योजना ने 389 टोटल संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित की थी। तो इसी योजना के तहत पहली बार संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था और संविधान सभा का गठन हुआ। तो यानी हम कह सकते हैं कि संविधान सभा का जो व्यवहारिक पक्ष है वो कैबिनेट मिशन योजना है। और प्रतिनिधियों की संख्या जनसंख्या के अनुपात में अगर हम देखते हैं तो 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि चुन के संविधान सभा में जाने का प्रावधान कैबिनेट मिशन योजना में किया गया था। अगला प्रश्न है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा
सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो क्रिप्स मिशन जो योजना आई थी उसमें ये प्रावधान था कि क्रिप्स मिशन ने ही पहली बार ये स्वीकार किया था तो एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। किसके उपरांत? युद्ध के बाद। हम देखते हैं कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल, ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल ही थे और इसी समय क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो चर्चिल ने ही 11 मार्च 1942 को एक मिशन भारत भेजने का, यानी क्रिप्स मिशन भारत भेजने का प्रावधान किया था। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचा, यानी दिल्ली पहुंचा। यह मिशन एक सदस्यीय था और इसके जो मिशन के अध्यक्ष थे, यानी वो सदस्य थे, उनका नाम सर स्टैफोर्ड क्रिप्स था। पूछा जाता है कि स्टैफोर्ड क्रिप्स कौन थे? तो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और क्योंकि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य थे। युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य थे, यानी क्रिप्स दो प्रकार के पद धारण किए हुए थे। एक तो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष भी थे और जो युद्ध मंत्रिमंडल बनाया गया था उसके सदस्य भी थे। तो 42 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो उस समय चर्चिल प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश थे और साथ ही साथ इस दौरान इसी क्रिप्स मिशन ने सबसे पहली बार एक निर्वाचित संविधान सभा की बात को स्वीकार किया था। तो निर्वाचित संविधान सभा बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर बहुत सारे तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस योजना में बहुत सारी बातें की गई थी जिसमें हम स्पेशल एक लेक्चर अपना लेके आएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये जो बातें हैं जो हमने यहाँ बताई है वो भी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में एल्बर्ट बिल का ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था? तो एल्बर्ट बिल भारतीय और जो यूरोपीय लोग थे उनकी बराबरी से संबंधित था, यानी जो इनकी कार्रवाई थी, न्यायिक कार्रवाई थी, दांडिक अधिकारिता थी, न्यायालय की, अदालत की, वो दोनों पे बराबर कर दी गई थी। इससे पहले ब्रिटिशर्स के लिए अलग मुकदमे सुने जाते थे और जो भारतीय थे उनके लिए अलग तरीके से सुना जाता था। तो एल्बर्ट बिल में पहली बार ये प्रावधान किया गया कि दोनों के मुकदमे अब एक न्यायालय में सुने जाएंगे, यानी कि इसका जो आंसर है, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध है, भारतीय और यूरोपीय लोग क्या होंगे? बराबर रखे जाएंगे। तो इस बिल में यही एक प्रावधान था जिसके कारण ये बिल काफ़ी विवादित हुआ था और बाद में इसको ब्रिटिश सरकार को वापस लेना पड़ा था। तो दोनों की बराबरी के प्रश्न थे किस पे? अदालतों में उनकी कार्रवाइयों के दौरान जो अदालत की अधिकारिता थी वो दोनों पे बराबर बढ़ा दी गई थी। तो 8 का जो क्वेश्चन है एल्बर्ट बिल 1883 के उद्देश्य, तो उसका आंसर 1 होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पे कि उसमें क्या बातें कही गई है। तो देखिए इस प्रश्न में ये प्रश्न है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। जो राष्ट्रपति हैं उनको अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किस अधिनियम के तहत प्राप्त की गई है, उससे किस अधिनियम से लिया गया है? तो राष्ट्रपति के जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुसार ही प्राप्त किया गया है। इस प्रावधान में व्यवस्था थी, इसमें यह भी कहा गया था कि जो वाइसराय था वो क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति की एक और शक्ति है जिसमें वो सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, वो भी इसमें प्रावधान किया गया था। संयुक्त बैठक और अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये दोनों बातें 1919 के अधिनियम में ही की गई थी। इसके अलावा जो इसमें प्रावधान किया गया था वो ये किया गया था कि प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी, साथ ही साथ निर्वाचन की प्रत्यक्ष प्रणाली को स्थापित किया गया था। उसके अलावा महिलाओं को भी इसमें वोट देने का अधिकार दिया गया था। और अगर हम बात करें तो इसमें अन्य प्रावधानों के साथ साथ ये महत्वपूर्ण बदलाव, ये प्रावधान किए गए थे और इसी में ही राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति स्थापित की गई थी। तो 9 का जो आंसर है वो ए यानी 1 होगा। 10वां क्वेश्चन है कि
विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई, भारतीय विधानमंडल में 2 सदन की व्यवस्था की गई। तो हमने जैसा पहले ही आपको बताया है कि भारतीय विधानमंडल को द्विसदनी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत ही किया गया। तो इससे पहले हमने जो बताया वो सारे पॉइंट्स इसमें थे। 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, ये कुछ ऐसे अधिनियम हैं भारतीय ऐतिहासिक विकास में, संवैधानिक विकास में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इनसे संबंधित इन प्रश्नों को हमने देखा। अब हमारा आता है क्विज ऑफ द डे कि कौन से प्रश्न, हमने कहा था कि हम जब अपने क्विज को कंप्लीट करेंगे तो उसमें लास्ट में एक प्रश्न देंगे। तो आज का क्विज ऑफ द डे है वो ये है कि जो गवर्नर जनरल यानी वाइसराय थे, वाइसराय की अध्यादेश जारी करने की शक्ति की अवधि कितनी थी? आपको हमने बताया कि 1919 के प्रावधानों में वाइसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। लेकिन हम देखें कि अध्यादेश जो वाइसराय जारी करते थे या गवर्नर जनरल जारी करते थे तो वो कितने समय तक के लिए वैलिड होता था, उसकी लास्ट अवधि कितनी थी। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इस प्रश्न का जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर जवाब दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे हम अगला वीडियो अपना आपके सामने लेके आ सकें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।